तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का तीसरा चैप्टर होने वाला है, एनसीईआरटी का, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर के अंदर बॉडी फ्लूइड्स देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से फ्लूइड पाए जाते हैं और वो किस तरीके से सर्कुलेट करते हैं, मतलब किस तरीके से वो घूमते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो अभी हमारे यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देख लो, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स, तुमने पढ़ रखा है कि ऑल लिविंग सेल्स, जितने भी जीवित सेल्स हैं, हैव टू बी प्रोवाइडेड, उनको हम क्या दे रहे थे, प्रोवाइडेड विथ न्यूट्रिएंट। हमने उनको क्या दे रखा था, न्यूट्रिएंट्स दे रखे थे। O2 हो गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बता दिया, न्यूट्रिएंट्स हो गया और ऑक्सीजन हो गया, एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस, और जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो भी हमने एक सेल्स को प्रोवाइड कर दिए थे। ऑल्सो अब यहाँ पे देखो आगे क्या बोल रहा है, द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली फॉर हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सेल है वो कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी बनाती होगी, उसको हमें लगातार रिमूव करना है, बाहर निकालना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टिश्यू है वो एक अच्छे तरीके से फंक्शनिंग कर पाए, ठीक है, एक अच्छे तरीके से फंक्शनिंग कर पाए। इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस टू द सेल एंड फ्रॉम दिस सेल्स। ये बोल रहा है कि एफिशिएंट का मतलब होता है, एफिशिएंट का मतलब होता है कि बिना कोई भी मिस्टेक किए ये मैकेनिज्म होनी चाहिए एक सेल से लेके दूसरी सेल के अंदर, ठीक है। हमने उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया, उससे कुछ हार्मफुल और वेस्ट सब्सटेंस बना, उसको रिमूव कर देना, ठीक है, बिना किसी मिस्टेक के। ये मैकेनिज्म सेल से सेल तक चलती रहनी चाहिए। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अगर हम अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स की बात करें, हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड, उनके अंदर अलग अलग मेथड होता है ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिज्म, अगर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे कि स्पंजेस हो गया और सीलेंट्रेट्स हो गए, तो ये कैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये जो है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमारे पास स्पंजेस आ गया और सीलेंट्रेट्स हो गया। सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंसेस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सर्कुलेट करता है, किसको कर रहा है, वाटर को सर्कुलेट कर रहा है, वाटर को फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी, उसके चारों तरफ जो पानी भरा हुआ है ना, उसको क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। क्योंकि तुम्हें पता होगा स्पंजेस कहाँ पे पाए जाते हैं, मेनली पानी में पाए जाते हैं, ठीक है, समंदर के अंदर होते हैं स्पंजेस। तो वो क्या करेंगे, पानी को सर्कुलेट करेंगे, और उनके बॉडी जो है ना, बॉडी में कैविटीज प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज द सब्सटेंस, एक्सचेंज का काम करती हैं सब्सटेंसेस को, ठीक है। जो सब्सटेंसेस खराब है उनको बाहर निकाल देना पानी के द्वारा, और जो अच्छे हैं वो पानी के द्वारा अपने अंदर ले लेती हैं सेल्स, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, अगर हम मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, यूज स्पेशल फ्लूइड, उनके अंदर स्पेशल फ्लूइड पाया जाता है विद इन देयर, ठीक है, बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनके अंदर स्पेशल फ्लूइड पाया जाता है। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ब्लड जो है वो ज़्यादातर यूज में आता है बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादातर ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट के काम में आता है, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पस। ह्यूमंस के अंदर इस काम के लिए भी ब्लड पाया जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाना किसी भी चीज़ को। अनदर बॉडी फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं लिम्फ। तो हमारी बॉडी के अंदर, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर दो तरीके के फ्लूइड्स पाए जाते हैं, एक हो गया हमारे पास ब्लड, दूसरा हो गया हमारे पास लिम्फ। ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस, तो भाई ये भी हेल्प करता है कुछ सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर यू विल लर्न, तुम पढ़ोगे अबाउट द कंपोजिशन मतलब किस चीज़ों से मिलकर बना है, एंड प्रॉपर्टीज, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है, ऑफ द ब्लड एंड लिम्फ और ब्लड के, ठीक है, एंड मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन किस तरीके का होता है ब्लड का, ठीक है, इज आल्सो एक्सप्लेन हेयर इन, या इसमें बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट करता है। ओके, तो अभी हमारा ब्लड यहाँ पे चालू हो चुका है। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड क्या है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, एक फ्लूइड बहता हुआ मैट्रिक्स है, बहता है भाई, ब्लड क्या करता है, बहता है नॉर्मली। प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, अब इस बहते हुए फ्लूइड में क्या क्या आ रहा है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और कुछ एलिमेंट्स
पाए जाते हैं। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड, अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा कैसा है, प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड, ठीक है, स्ट्रॉ कलर्ड का होता है। विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड का मतलब होता है फ्लूइड तो है वो बहेगा तो, लेकिन रुक रुक के बहेगा, ठीक है, थोड़ा सा उसके अंदर अड़चन आएगी। कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड, पूरे ब्लड के अंदर 55% क्या पाया जाता है हमारे पास, प्लाज्मा 55% होता है ब्लड के अंदर, ठीक है। 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा इज अ वाटर एंड प्रोटीन। देखो वाटर जो है वो 90 से 92% तक पाया जाता है, लेकिन जो प्लाज्मा है वो 55% पाया जाता है। देखो यहाँ पे 55% लिख दिया और ये प्लाज्मा यहाँ पे लिख दिया, तो इस प्लाज्मा का मतलब यहाँ से मैच करो, ठीक है, प्लाज्मा जो है वो यहाँ से मैच हो रहा है और वाटर का इसके बाद में मैच होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग ही इनके माइंड चलता है कि भाई एनसीईआरटी को थोड़ा हम टफ बनाएं, आगे पीछे लफ्ज लिख दें जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो। खैर आगे देखो, एंड प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट 6 से 8% ऑफ इट, और इसके अंदर प्रोटीन भी भाई कंट्रीब्यूट हिस्सा लेती हैं। कितना हिस्सा लेती हैं, 6 से 8% का। तो हमारे को पता होना चाहिए कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा 55% होता है। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर 90 से 92% होता है, और प्रोटीन भी इसके अंदर हिस्सा लेती हैं जो 6 से 8% देती हैं, ठीक है। अब प्रोटीन के यहाँ पे नाम बता दिए इन्होंने, फैब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्बुमिन्स आर दी मेजर प्रोटीन। ये कैसी प्रोटीन है, मेजर प्रोटीन है। इन प्रोटीन्स के नाम तो मैं याद होना चाहिए क्योंकि ये आ सकते हैं, फैब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्बुमिन्स। आगे देखो, फैब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन। भाई फैब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो ज़रूरत क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है, उसकी ज़रूरत है क्लॉटिंग, कोगुलेशन, मतलब थक्का जमाने में। जब भी तुम्हारे को चोट लग जाएगी तो वहाँ पे एक हार्ड सा थोड़ा सा ना टफ सी चीज़ बन जाएगी जिससे कि ब्लड जो है तुम्हारा बाहर की तरफ फ्लो नहीं होगा, बहेगा नहीं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं थक्का जमाना, ठीक है। ग्लोबुलिन्स प्राइमली आर इन्वॉल्व। जो ग्लोबुलिन्स है ना ये प्राइमली मतलब सबसे पहला इनका जो काम है वो क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म, लड़ने का काम करती है। अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो ये सबसे पहले डिफेंस, उससे लड़ेंगी, मुकाबला करेंगी। ऑफ द बॉडी एंड एल्बुमिन्स, अगर हम एल्बुमाइंस की बात कर रहे हैं, हेल्प्स इन ऑस्मेटिक बैलेंस। क्या करता भाई, एल्बुमिन्स करता है ऑस्मेटिक बैलेंस, फैब्रिनोजन क्या करता है, क्लॉटिंग और कोगुलेशन। अगर ग्लोबुलिन्स की बात करें तो वो डिफेंस मैकेनिज्म की काम में आता है। तो इन प्रोटीन के फंक्शन मतलब वर्क पता होना चाहिए, इनका काम क्या क्या है, समझ रहे हो मेरी बात, ओके। सो अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स मतलब प्लाज्मा के अंदर कुछ अमाउंट में मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3 निगेटिव और Cl निगेटिव। ये तुम्हारे को ऐसे याद होंगे। HCl हमारे भाई स्टमक में होता है, या तुम ऐसे बोल सकते हो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स की तरफ जाता है तो HCO3 निगेटिव में टूट जाता है और Cl निगेटिव में टूट के जाता है, ठीक है। ये तुम्हारे को इस तरीके से याद होंगे। और तुम्हारे को कैल्शियम तो याद ही होगा कि कैल्शियम हमारे पास होता है, हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम होता है तो वो भी फ्लो होता होगा, ठीक है। बाकी सोडियम और मैग्नीशियम तुम्हें याद रखना है। आगे देख लो, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड ये भी पाए जाते हैं लेकिन सम अमाउंट में, ठीक है। एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। भाई ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं बॉडी के अंदर। फैक्टर्स ऑफ यहाँ पे क्या लिखा है, फैक्टर फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग। देखो फैक्टर है कोगुलेशन, थक्का जमाने का, ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, एक फैक्टर होता है जो क्या काम करता है, तुम्हारे ब्लड को क्लॉट बना देगा, ठीक है। वो किसके अंदर है, प्लाज्मा के अंदर पाया जा रहा है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। ये बात बहुत ज़्यादा याद रखना है कि फैक्टर तो होता है कोगुलेशन का, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कैसी फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उसको हम क्या करते हैं, एक्टिव कर देते हैं बाद में, जब भी हमारे को ज़रूरत होती है ना उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्टिव कर देते हैं। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ये लाइन तुम्हारे को याद होना चाहिए कि प्लाज्मा से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल लेंगे तब वो जो लिक्विड बचेगा या जो फ्लूइड बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सीरम, ठीक है। आगे देख लो, फॉर्म्ड एलिमेंट, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। यहाँ पे देख लो, इरिथ्रोसाइट नाम तो सुने होंगे तुमने, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। इनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। पूरे ब्लड के अंदर 45% ये पाए जाते हैं। इरिथ्रोसाइट, अगर हम इरिथ्रोसाइट की बात करें या रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, इसको हम RBC भी बोलते हैं, आर द मोस्ट अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है ज़्यादा,
ठीक है, ऑफ ऑल दी सेल इन ब्लड, ब्लड के अंदर जितनी भी सेल्स पाई जा रही हैं उनके कंपैरिजन में जो एरिथ्रोसाइट है, आरबीसीज है, वो सबसे ज़्यादा होती हैं। अ हेल्थी अडल्ट मैन हैज़, एक हेल्थी इंसान के पास होते हैं ऑन एन एवरेज 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन आरबीसीज mm-3। ठीक है, याद रखना 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन तक, लेकिन यूनिट को तुम्हें याद रखना है mm-3। अगर ये यूनिट चेंज हो जाएगी तो तुम्हारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे को यूनिट याद रखना है। देखो 5 मिलियन से 5.5 मिलियन सब याद रखते हैं, लेकिन mm-3 कभी कभी भूल जाते हैं हम, तो वो ऑप्शन गलत हो जाता है, या मैं अगर प्लस लगा दूं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। ऑफ ब्लड, आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो, आरबीसीज कहाँ बनती हैं? रेड बोन मैरो में बनती हैं। इन दी अडल्ट, भाई अडल्ट के अंदर जो जवान हैं, जो जवान हो चुके हैं, ठीक है, बड़े हो चुके हैं, उनके अंदर रेड बोन मैरो में आरबीसीज बनती हैं। आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, आरबीसीज जो है उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द मेमल्स, ज़्यादातर मेमल्स के अंदर। ठीक है, एंड आर बाइकॉनकेव इन शेप, और शेप कैसा देखने को मिलता है तुम्हारे को? बाइकॉनकेव शेप देखने को मिलता है। दे हैव अ रेड कलर्ड, भाई आरबीसीज का कलर कैसा होता है? रेड होता है। ठीक है, लेकिन क्यों होता है ये हमारे को पता होना चाहिए। अब आगे देख लो, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, आयरन कंटेनिंग एक प्रोटीन है जो आयरन से मिलकर बनी है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हम किसे बोलते हैं? जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, एक प्रोटीन जो आयरन से मिलकर बनी है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे को आरबीसीज रेड कलर की दिखाई देती हैं। ठीक है, हैज द कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स। ठीक है, और इनका नाम जो है वो इन्हीं के उससे रखा गया है, मतलब इनके कलर देख के, शेप देख के नाम रख दिया गया है। ओके, अ हेल्थी इंडिविजुअल हैज, ठीक है, अगर हम एक हेल्थी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, मतलब एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन उसके अंदर प्रेजेंट होती है इन एवरी, याद रखना, इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। हर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। पूरी बॉडी में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन नहीं होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ भी जाए कि पूरी बॉडी में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है, तो नहीं होती है। ठीक है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 100 ml में 12 से 16 ग्राम है। इसी तरीके से 500 ml होता है हमारे पास ब्लड, तब तुम्हारे को मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगी, तो हमारे पास वहाँ पे हीमोग्लोबिन ग्राम्स में निकल के आ जाएगी। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये जो हैं मॉलिक्यूल्स, मतलब जो मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह को मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। कौन मदद करते हैं भाई? ये हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसलिए इनके बीच में जो न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट था ना, वो इसीलिए नहीं था। अगर न्यूक्लियस होता तो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे वो कहाँ पे बैठ के जाते, तो न्यूक्लियस को निकाल दिया गया है। अब जो तुम्हारे पास सेल्स है वो बिना न्यूक्लियस की है, और वहाँ पे अब क्या बैठ के जाएगा? और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बैठ के जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे न्यूक्लियस होना चाहिए था। समझ रहे हो? आरबीसीज हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज। आरबीसीज की जिंदगी कितनी होती है भाई? 120 दिन। फिर वो भाई साहब अलविदा कह देती है, तुमसे मर जाती है। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन। देखो फिर कहाँ पे जाके मरती है तो है, क्वेश्चन ये है कि कहाँ जाके मरती है, तो जाके वो मरती हैं स्प्लीन में। ठीक है, या हम बोल सकते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। मतलब स्प्लीन क्या है? कब्रिस्तान है। किसके लिए? आरबीसीज के लिए कब्रिस्तान है। समझ में आ गया तुम्हारे को? तो ये इजी था कि 120 दिन जिंदा रहती हैं, कहाँ जाके मर जाती है? स्प्लीन में जाके मर जाती हैं। इसी को हम कब्रिस्तान बोलते हैं आरबीसीज का। ओके, चलो अब देखते हैं हम लीकोसाइट्स। लीकोसाइट्स क्या होते हैं? लीकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, लीकोसाइट को हम बोलते हैं WBC या व्हाइट ब्लड सेल्स, एज दे आर कलरलेस। भाई इसीलिए हमने इनका नाम व्हाइट रख दिया है, क्योंकि ये कलरलेस होती है। ड्यू टू लेक ऑफ हीमोग्लोबिन बोल दिया इन्होंने यहाँ पे, वहां पे नहीं बताया था कि उनका रेड कलर क्यों होता है। यहाँ पे बोल दिया इन्होंने कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं होती है, इसलिए कलरलेस है। अगर यहाँ पे मैं हीमोग्लोबिन को डाल दूंगा तो ये लीकोसाइट जो है ना, वो लीकोसाइट नहीं रहेगी, फिर समझ रहे हो? ये रेड हो जाएगी। दे आर न्यूक्लिएटेड, और ये न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन आरबीसीज न्यूक्लिएटेड नहीं होती, वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। एंड आर रिलेटिवली लेजर इन नंबर, और अगर हम रिलेट करें, कंपेयर करें एरिथ्रोसाइट से, तो ये बहुत ही कम नंबर में पाई जाती है। एवरेज 6000 से 8000 mm-3। भाई सिर्फ 6000 से 8000, देख लो कितनी कम हो गई भाई। वहां पे मिलियन से बात चल रही थी, यहाँ पे 6000 से 8000 mm-3 में।
ऑफ ब्लड। लीकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। भाई यहाँ पे इन्होंने क्या बता दिया कि लीकोसाइट जो है ना वो शॉर्ट लिव्ड हैं, ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहती हैं, जल्दी मर जाती हैं, 1-2 वीक में खत्म हो जाती हैं। ठीक है, वी हैव 2 मेन कैटेगरीज ऑफ WBCs। WBCs की इन्होंने 2 कैटेगरी कर दी हैं। यहाँ पे देख लो, एक क्या करिए, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब क्या होता है मैं तुम्हारे को बता देता हूँ। जैसे कि तुमने देखा होगा, ग्रेन बोलते ना, ग्रेन हम बोलते हैं दाने को। तो जिस सेल्स के अंदर दाने नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड ग्रैनुलोसाइट्स। और जिस सेल के अंदर ग्रैनुलोसाइट्स नहीं प्रेजेंट होंगे उसको हम बोल देंगे ए ग्रैनुलोसाइट्स। मतलब उसके अंदर ग्रेन जो थे ना वो एब्सेंट है, याद रखो, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देख लो, आगे लिखा है न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। यहाँ पे इन्होंने और भी डिवीजन कर दिए हैं ग्रैनुलोसाइट्स के, इसिनोफिल्स और सॉरी न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो इन्होंने 3 डिवाइड किए हैं और इन तीनों को हमें याद रखना है। न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स। इसने ग्रैनुलोसाइट्स के 3 डिवीजन किए, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। वेल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर दी ए ग्रैनुलोसाइट्स। अगर हम लिम्फोसाइट्स की बात करें, ठीक है, और मोनोसाइट्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं, ए ग्रैन्यूलोसाइट्स होते हैं। इनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते। एक सेकंड को मैं इसको हाईलाइट कर दूं, यहाँ जाके रेड। ओके, समझ में आया तुम्हारे को। तो ग्रैन्यूलोसाइट्स में कौन कौन आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। अगर मैं ए ग्रैन्यूलोसाइट्स की बात करूंगा तो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स। न्यूट्रोफिल जो है ना, न्यूट्रोफिल जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। अबंडेंट का मतलब तो ज्यादा, ठीक है। सेल्स 60 से 65% ऑफ टोटल WBCs। टोटल WBCs की बात हो रही है, ठीक है। पूरी WBCs के अंदर सबसे ज्यादा हमारे को न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम एलिमेंट की बात करें तो कौन सा हमारे को फॉर्म्ड एलिमेंट देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, क्योंकि वो मिलियन में चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम WBCs के अंदर ही देख रहे हैं तो ये 60 से 65% होती है। एंड बेसोफिल, अगर हम बेसोफिल की बात करते हैं, आर द लीस्ट, भाई बहुत कम होती है, 0.5 से 1% तक, समझ रहे हो। एक इन्होंने हाईएस्ट बता दिया, एक लोएस्ट बता दिया। तो तुम्हारे को याद रखना है कि न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होते हैं, 60 से 65%। और अगर मैं बेसोफिल की बात कर रहा हूँ तो वो 0.5 से लेके 1% होते हैं अमंग दम। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स, अगर हम न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट की बात करें, 6 से 8% आर फैगोसिटिक। 6 से 8% क्या होते हैं, फैगोसिटिक होते हैं। देखो मोनोसाइट जो थे ना वो हमारे रह गए थे ना, मोनोसाइट रह गए थे क्या। न्यूट्रोफिल हमारे पास ये आ गया, अमंग दम न्यूट्रोफिल्स आ गए एंड मोनोसाइट्स। दोनों जो है ना वो फैगोसिटिक हैं। ये बात समझ में आ रही है तुम्हारे को, दोनों क्या है, फैगोसिटिक हैं। सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटायरिंग द बॉडी। जो बाहर से ऑर्गेनिज्म आ जा रहा है ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, भाई मार देते हैं, खा जाते हैं। कौन खा जाते हैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट खा जाते हैं, ठीक है। मोनोसाइट कितने होते हैं, 6 से 8% होते हैं, ये बात याद रखना। मोनोसाइट 6 से 8% तक पाए जाते हैं। मैं इसको रेड से कर देता हूँ ताकि तुम्हारे को दिखे। तो मोनोसाइट 6 से 8% होते हैं। लेकिन न्यूट्रोफिल यहाँ पे इसलिए इन्होंने घुसेड़ दिया है, बहुत गंदी आदत है इनकी। न्यूट्रोफिल इसलिए घुसेड़ दिया है इन्होंने कि इसको और इसको एक ही लाइन में हम निपटा दें। देखो न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट दोनों बातें खत्म हो गई, फिर मोनोसाइट को इसमें जोड़ दिया इन्होंने। फिर क्या बोल रहा है, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट आर फैगोसिटिक। भाई साहब समझ रहे हो कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो है वो फैगोसिटिक है। और ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म कर देते हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म, जो भी बाहर से ऑर्गेनिज्म तुम्हारे बॉडी के अंदर एंटर होता है, समझ रहे हो। बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। अब बेसोफिल को इन्होंने और डिवाइड करने की कोशिश की है और यहाँ पे बता दिया है कि बेसोफिल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन एक्सेट्रा, एंड आर इवॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। कौन होती है, बेसोफिल होती है, ठीक है। रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर आल्सो, देखो यहाँ पे क्या लिखा, इसिनोफिल्स। इसिनोफिल जो है वो 2 से 3% होती है, ठीक है। रेजिस्ट रोकने का काम करती है इन्फेक्शन, एंड आर आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। और ये एलर्जिक रिएक्शन भी दिखा, जैसे कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होगी तो यहाँ पे ये जाएंगे और वहाँ पे डॉट डॉट डॉट, मतलब ये चिपक जाते हैं किसी भी सेल पे जाके, ठीक है। अगर तुमने नोट से पढ़ा होगा तो वहाँ पे टीचर ने या सर ने तुम्हारे को समझाया होगा। आगे देखो लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या है, यहाँ पे देख लो, लिम्फोसाइट्स 20 से 25% होते हैं, आर ऑफ 2 मेजर टाइप्स। इनके भी बड़े बड़े 2 टाइप्स के हैं, जैसे कि B एंड T फॉर्म्स।
बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट, मतलब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनो रिस्पॉन्सेस। ठीक है, देखो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों तुम्हारे को इम्यूनो रिस्पॉन्स देते हैं। अगर ये तुम्हारे दोनों अच्छे स्ट्रांग होंगे तो तुम्हारा इम्यूनो सिस्टम भी बहुत अच्छा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो तुम अपने लिम्फोसाइट्स को अच्छे स्ट्रांग बनाओ। प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। और सेल्स फ्रेगमेंटेड प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियर्स, ये कहाँ से बन रहे हैं, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ्रॉम मेगा कैरियर्स। ये तुम शायद उसमें पढ़ोगे बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो होती है ना, वहाँ से मेगा कैरियर्स से बनते हैं ये प्लेटलेट्स। बोन मैरो के अंदर देखो प्लेटलेट्स भी बनेगी, डब्ल्यूबीसीज भी बनेगी, आरबीसीज भी बनेगी, उसके अंदर सारी चीज़ें बनती हैं। स्पेशल सेल्स इन दी बोन मैरो, देखो बोल रहा है कि बोन मैरो के अंदर ये स्पेशल सेल होती है जिसे हम मेगा कैरियर्स बोलते हैं। ब्लड नॉर्मली कंटेन, ब्लड के अंदर कितना होता है भाई, ये 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, mm-3, माइनस क्यूब याद रखना, माइनस माइनस। ठीक है, 1.5 लाख से 35 लाख तक तुम्हारे पास प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, प्लेटलेट्स वैरायटी ऑफ सब्सटेंस को रिलीज करती है, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व्ड इन द कोगुलेशन, लेकिन जो ज़्यादातर रिलीज होता है वो कोगुलेशन के काम में आता है। ठीक है, क्लॉटिंग के काम में आता है ऑफ अ ब्लड। अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड, अगर देखो प्लेटलेट्स की जो काउंटिंग है वो कम हो जाए नंबरों में, जैसे कि 1.5 लाख तुम्हारा 15,000 हो जाए, और यहाँ पे मान लो 35 लाख है ना, 3,50,000 सॉरी 3,50,000 है ये। ओके, अ रिडक्शन इन देयर नंबर, अगर नंबरों में कमी हो जाए, मतलब 1.5 लाख से 15,000 बच रही है, या मान लो बहुत कम बच रही हैं, तो तुम्हारे को दिक्कत क्या हो जाएगी, तुम्हारे को दिक्कत हो जाएगी क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, मतलब खून जमेगा नहीं तुम्हारा, जैसे कोई भी कट लगेगा तो खून निकलता रहेगा, समझ रहे हो। विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से ज़्यादातर खून निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात समझ में आ गई तुम्हारे को, तो प्लेटलेट्स कम होने मत देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है ब्लड ग्रुप्स। एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टन एक्सेप्ट थ्रो इट अपेयर्स टू बी सिमिलर। देखो क्या बोल रहा है, जैसे कि तुम्हें पता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर डिफर मतलब अलग अलग तरीके के तो होते हैं ब्लड ग्रुप, लेकिन दिखने में उसके अपेयरेंस जो है वो सिमिलर होती है। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड, हाँ यहाँ पे बोल दिया कि जो ग्रुप के टाइप्स हैं वो अलग अलग होते हैं। हैज़ बिन डन टू सच ग्रुपिंग, इन्होंने 2 ग्रुपिंग दिखाई यहाँ पर, ABO ग्रुपिंग दिखा दी है और एक दिखाई है RH ग्रुपिंग, आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो ग्रुपिंग है ना, ये पूरे वर्ल्ड में ऐसी ही चलती है भाई, ABO और RH को देखा जाता है, फिर जो तुम्हारा ब्लड है ना वो ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं, मतलब एक से दूसरे में दे सकते हैं। अब यहाँ पे देख लो ABO ग्रुपिंग, क्या लिखा भाई, ABO ग्रुपिंग। ABO ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन्स। देखो ABO ग्रुपिंग किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है, तो देखो यहाँ पे बता रहा है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन, एंटीजन अगर प्रेजेंट है या नहीं है इसके ऊपर बेस है ग्रुपिंग। ठीक है, ओके, यहाँ पे आ गया केमिकल इंट्रोड्यूस। ओके, ऑन द आरबीसीज, आरबीसीज के ऊपर नेमली A एंड B, ज़्यादातर इन्होंने नाम दे दिया है A और B का। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडीज, तो प्लाज्मा के अंदर 2 नेचुरल एंटीबॉडीज भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द 4 ग्रुप, इसको हमने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया ऑफ ब्लड, ब्लड को A, B, AB और O। तो तुम्हारे को टाइप्स पता होना चाहिए कि हमारे ब्लड ग्रुप के कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, A, B, AB और O। लेकिन ये हमने 4 टाइप्स किस बेस पे बनाए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बेस पे बनाए हैं। ठीक है, अगर एंटीजन प्रेजेंट है तब कौन सा आएगा, एंटीजन नहीं है तब कौन सा आएगा। ठीक है, और गिवन इन टेबल, टेबल में है यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या तुम्हें कुछ पता है जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, मतलब ब्लड को दिया जाता है तब क्या होता है। अभी हम देखो क्या लिखा है, एनी ब्लड कैनॉट बी यूज्ड, कांट या कैनॉट बी यूज्ड, मतलब तुम कोई सा भी ब्लड यूज नहीं कर सकते ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे। तुमने भाई ऐसा नहीं कि तुमने देखा कि 1 पाउंड है या 1 यूनिट ब्लड का पैकेट रखा, उठाया, लगा दिया पेशेंट को, ऐसे नहीं लगा सकते। ठीक है, द ब्लड ऑफ अ डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड, जो डोनर है भाई, जो ब्लड को डोनेट कर रहा है, जो दे रहा है, उसका हम केयरफुली से मैच करेंगे
ठीक है, किससे मैच करेंगे? ब्लड ऑफ अ रेसिपिएंट जिसको हम देंगे वो ब्लड ना, उससे चेक करेंगे कि भाई ये जो डोनर है उसका और जो रेसिपिएंट है उसका ब्लड मैच कर रहा है। अगर दोनों का मैच कर रहा है तब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं, बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये हम चेक करेंगे, कब चेक करेंगे? जब ट्रांसफ्यूजन से पहले, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ होगा उससे पहले हमें ये चेक करना है, ठीक है, बाद में हमारे को ब्लड देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लड तुमने पेशेंट को चढ़ा दिया, बाद में जाकर टेस्ट कर रहे हो कि यार ये वाला ब्लड ग्रुप अलग आ रहा है, ये वाला ब्लड ग्रुप आ रहा है, तब तक तुम्हारा पेशेंट मर जाएगा, समझ रहे हो। टू अवॉइड सर प्रॉब्लम, देखो क्या होता है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कि क्लम्पिंग, ठीक है, क्लम्पिंग का मतलब समझ रहे हो, क्लम्प कर जाते हैं, क्लम्पिंग मतलब एक तरीके से एक दूसरे चिपक जाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, क्लाउड बनना स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट की कभी कभी डेथ भी हो जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज द डोनर कंप्लेबिलिटी इज एज शोन इन द टेबल। अब टेबल हम समझ लेते हैं, टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे देख लो क्या लिखा है, ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप क्या है तुम्हारे पास, ए बी ओ, ये याद होना चाहिए, सिंपल है, इजी है। ए और बी याद कर लो, फिर ए बी को मिला दो, फिर ओ बचा, ठीक है। एंटीजन ऑन आरबीसीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे को ये देखना है कि ये क्या लिखा भाई, ये लिखा है एंटीजन ऑन आरबीसीज, आरबीसीज के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो ब्लड ग्रुप है तुम्हारे पास ए, तो इसके ऊपर एंटीजन क्या देखने को मिलेगा तुम्हारे को, ए देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं तुम्हारे को दिखाऊं, यहाँ पे मेरे पास एक आरबीसीज है एग्जांपल के तौर पे, ये कितनी बुरी आरबीसीज है, ठीक है, ये आरबीसीज है, ठीक है। अब तुम्हारे को ये नहीं पता कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो तुम क्या देखोगे, तुम ये चेक करोगे कि एंटीजन कौन सा है, ये नहीं चेक करोगे कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है। एंटीजन चेक करने के बाद तुम ब्लड ग्रुप बताते हो, क्या समझे मेरी बात को, कुछ समझ रहे हो? एंटीजन चेक करके ब्लड ग्रुप को बताते हो। यहाँ पे तुम्हारे को एंटीजन देखने को मिला ए, तो तुमने बोल दिया ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो तुम्हें देखने को मिला यहाँ पे बी, अब यहाँ पे एक ही आरबीसी पे दो एंटीजन्स देखने को मिल रहे हैं, एक ए देखने को मिल रहा है और एक बी देखने को मिल रहा है, तो तुम बोलोगे कि सर इस इंसान के अंदर जो ब्लड है वो उसका ग्रुप है ए बी, क्या है, ए बी। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि आरबीसीज के ऊपर दो तरीके के एंटीजन्स देखने को मिल रहे हैं, ए और बी। समझ गए बात को? तो वो यहाँ पे लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बी और यहाँ पे लिखा है ए बी, और अगर एंटीजन कुछ भी नहीं है, मतलब आरबीसीज के ऊपर कुछ भी नहीं है भाई, ये तो है ही नहीं, सॉरी मैं रेजर का यूज करूँ यहाँ पे, एक सेकंड रुको, तो मैं यहाँ पे ये सब मिटा देता हूँ, मतलब एंटीजन है ही नहीं, ये डंडे हटा देते हैं क्योंकि ये शो करते हैं, ठीक है। ये देखो आरबीसीसी हट गई हमारी, वाव कितना बढ़िया चल रहा है हमारा सिस्टम। ओके, सो बड़ी गंदी आरबीसीज है लेकिन है, ठीक है। तो इस आरबीसीज को अगर मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं दिख रहा, तो तुम बोल दोगे कि इसका जो ब्लड ग्रुप है ना वो ओ है। क्या समझे बात को? लेकिन जो अब एंटीबॉडीज की बात करें तो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, समझ लो ध्यान से, अगर तुम्हारे पास एंटीजन ए है, ठीक है, एंटीजन ए है किसके ऊपर, आरबीसीज के ऊपर, तो एंटीबॉडी बनाएगा वो प्लाज्मा के अंदर एंटी बी। समझ गए? एंटी बी, यानी कि तुम ब्लड बी वाला नहीं दे सकते उसको। अगर तुमने बी वाला ब्लड ग्रुप दे दिया तो भाई क्लम्पिंग हो जाएगी, पेशेंट मर जाएगा, समझ रहे हो, फिर तुम्हारा चालान अलग कटेगा हॉस्पिटल का फिर आगे देखो यहाँ पे लिखा है बी। अब बी वाला जो है उसके पास एंटीबॉडीज होंगे प्लाज्मा के अंदर ए, ठीक है, यानी कि इसको तुम ए ग्रुप नहीं दे सकते, इसको तुम सिर्फ बी दे सकते हो। समझ लो ध्यान से, बहुत अच्छे समझा रहा हूं मैं। आगे देख लो, ए बी वाले में क्या होता है, ए बी में नील, मतलब एंटीबॉडीज बनाएगी नहीं भाई, ना ही ए बनाएगी ना ही बी बनाएगी, तो इसको तुम कुछ भी दे सकते हो, ए भी दे सकते हो, बी भी दे सकते हो, क्योंकि एंटीबॉडीज बनाई नहीं रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख लो ध्यान से, यहाँ पे एंटीजन्स नहीं थे, मतलब इस आरबीसीज के ऊपर एंटीजन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे एंटीबॉडीज बनाएगा ए और बी, दोनों एंटीबॉडी होंगे उसके प्लाज्मा में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा है डोनर्स ग्रुप, कि कौन कौन डोनेट कर सकता है और किस ग्रुप को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे देख लो ए और ओ लिखा है, मतलब अगर ब्लड ग्रुप किसी का ए है तो उसको हम ब्लड ग्रुप ए ही दे सकते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको ओ दे सकते हैं। याद रखना, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो हम ए ही देंगे और ओ दे देंगे। अगर हम बी की बात करेंगे तो बी देंगे या फिर उसको ओ ही देंगे, सेम देंगे, अलग नहीं देंगे। लेकिन ए बी वाले को, जिसके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है, उसको भाई हम ए बी भी दे देंगे, ए भी दे देंगे, बी भी दे देंगे, अरे ले भाई ओ भी ले ले, सारे के सारे ब्लड ग्रुप उसको दे सकते हैं हम, मतलब ए बी ब्लड वाले को, ठीक है। आगे देखो हमारे पास है ओ, तो भाई ओ वाले को हम ओ ही दे सकते हैं, अदरवाइज दूसरा अगर तुमने दिया तो भाई पेशेंट की तबीयत खराब हो जाएगी,
तो याद समझ में आई है टेबल तो लाइक कर देना। सच में वीडियो बनाते हुए बहुत टाइम लगता है और काफ़ी टफ भी होता है। देख रहे हो रात के मैं बता रहा हूँ 1:48 हो रहे, सोच लो घर वाले सो रहे हैं और मैं आवाज़ कर रहा हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द अबव मेंटेन टेबल इज एविडेंट दैट ग्रुप ओ ब्लड कैन, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने ऊपर मेंशन कर दिया है ओ ब्लड कैन, ओ ब्लड ग्रुप को मेंशन करा ऊपर टेबल में। अब आगे यहाँ पे लाइन भी बता रहे हैं ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विथ एनी अदर ब्लड ग्रुप, मतलब ओ जो है ना ब्लड ग्रुप वो हम किसी को भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसमें भी दे सकते हैं, 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 चारों में दे सकते हैं ओ ब्लड ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का भी ओ ब्लड ग्रुप हो ना उठा के लगा दो, सिंपल। एंड हैंस ओ ग्रुप इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, भाई इसीलिए हम ओ ग्रुप को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, मतलब ये सिर्फ दे सकता है, ठीक है, लेने की इसके अंदर ताकत नहीं होती है। सेकंड को मैं देख लूं। ओके, पर्सन विथ ए बी, अगर हम पर्सन ए बी की बात करें, ठीक है, वो भाई साहब बोलता दे दो मेरे को, मतलब मांगता रहता है। ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विथ ए बी एज वेल एज अदर ग्रुप ऑफ ब्लड, वो ए बी से तो ले ही लेगा और भी ग्रुप ले सकता है, जैसे कि ए भी ले सकता है, बी भी ले सकता है और ओ भी ले सकता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं देयरफॉर, इसीलिए हम उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, ठीक है। तो तुम्हारे को समझ में आ गया, ओ क्या हो गया हमारा डोनर हो गया, ठीक है, और ये रेसिपिएंट हो गया। अब देख लो हमारे पास आते हैं आर एच ग्रुपिंग, तो यहाँ पे देख लो आर एच ग्रुपिंग क्या है, अनदर एंटीजन, ये भी एक तरीके के एंटीजन है। द आर एच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीशस मंकी, आर एच एंटीजन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने रीशस मंकी में देखी है, ठीक है, जैसे पाई जाती है उसके अंदर। हेंस आर एच, इसीलिए हमने उसका नाम आर एच रख दिया, ठीक है, रेसिस मंकी के अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया हमने आर एच। इज आल्सो एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज, ये भी आरबीसीज की सरफेस पे होती है, ये बात ध्यान से समझ लो, ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसीज ऑफ मेजोरिटी नियरली 80% ऑफ ह्यूमंस, 80% जो है ना ह्यूमंस, भाई देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड आर एच पॉजिटिव, मतलब 80% लोग आर एच पॉजिटिव होते हैं, मतलब ए पॉजिटिव आएगा, बी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ए बी पॉजिटिव आएगा, ओ पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, उनके आरबीसीज के ऊपर आर एच प्रेजेंट है, समझ रहे हो, आर एच प्रेजेंट है। एंटीजन्स अलग प्रेजेंट है वहाँ पे, तुम याद रखना, दो तरीके के एंटीजन्स हो गए, एक आर एच एंटीजन हो गए और वहाँ पे ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन और ओ एंटीजन, ठीक है। तो दो तरीके के एंटीजन हो गए, आर एच एंटीजन और ए बी ओ एंटीजन, ठीक है, वो भी हो गए। आगे देखो, एंड दोज इन होम दिस एंटीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड आर एच निगेटिव, जिसके अंदर ये नहीं पाए जाते हैं, मतलब उसके आरबीसी खाली खाली नजर आ रही है, तो वो भाई आर एच निगेटिव हो गए। लेकिन उसके अंदर जैसे कि मान लो ए है ब्लड ग्रुप, तो उसके अंदर क्या होगा, बी एंटीजन होगा, ठीक है, बी एंटीबॉडी बनाएगा, लेकिन एंटीजन क्या होगा उसके पास, एंटीजन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। एन आर एच निगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज्ड, ये क्या बोल रहा है कि अगर आर एच निगेटिव पर्सन जो है एक्सपोज कर रहा है आर एच पॉजिटिव वाले से, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, वो भाई एक अलग तरीके की एंटीबॉडीज बना लेता है अगेंस्ट दी आर एच एंटीजन के अगेंस्ट में। देयरफॉर आर एच ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड, यहाँ पे ये बोल भी रहा है कि आर एच ग्रुप शुड बी मैच, हमें मैच करना है बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ब्लड देने से पहले हमारे को आर एच ग्रुप भी देखना है। ऐसा नहीं है कि तुमने ए बी ओ ग्रुप देख लिया और बस चढ़ा दिया उसको ब्लड, नहीं भाई, उसका आर एच हमारे को देखना पड़ेगा। स्पेशल केस, अब ये कोई एक स्पेशल केस है of RH incompatibility mismatching, अच्छा, has been observed between the RH negative blood, ओके, ये मिसमैचिंग हो रहा है, यहाँ पे देख लो क्या है, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं किस किस के बीच में, एक आर एच निगेटिव ब्लड है, किसके पास है, प्रेग्नेंट मदर के पास है, विथ आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फ्यूटस, जो फ्यूटस है, जो बच्चा है, उसका ब्लड आर एच पॉजिटिव है और जो मदर है उसका ब्लड जो है ना वो निगेटिव है। याद रखना, मदर का ब्लड कैसा निगेटिव है और फीटस का कैसा है पॉजिटिव है। आर एच एंटीबॉडीज ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू आर एच निगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। ये बात समझ लो कि जब भी पहली प्रेगनेंसी होगी तो वो जो एंटीजन्स हैं वो कभी भी एक्सपोज नहीं करेंगे, ठीक है, एक्सपोज नहीं करेंगे मदर से फीटस में। एज द टू ब्लड्स आर विल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा, दोनों ब्लड किससे हो रहे हैं सेपरेटेड, प्लेसेंटा से हो रहे हैं। हाउ एवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट, ठीक है,
हाउएवर कैसा होगा ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, पहला बच्चे की डिलीवरी कैसी होगी, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फ्यूटस। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया, ये बोल दिया इन्होंने कि क्या पॉसिबिलिटी है। पहला तो सही होगा, ठीक है, बच्चा जो होगा वो डिलीवर सही हो जाएगा, तो हमारे को अच्छा डिलीवर होगा, लेकिन एक्सपोज क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक्सपोज हो सकता है RH पॉजिटिव ब्लड विथ फ्यूटस फ्रॉम द फ्यूटस के अंदर जो ब्लड पाया जा रहा था RH पॉजिटिव, वो कुछ अमाउंट में वहाँ पे एक्सपोज हो जाएगा। इन सच केसेस, कुछ केसेस में द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज, मदर क्या बनाने लगी भाई, एंटीबॉडीज बनाने लगी अगेंस्ट द RH एंटीजन, ठीक है, RH एंटीजन के अगेंस्ट। क्योंकि भाई उसके पास एंटीजन नहीं था, RH निगेटिव थी वो बेचारी, ठीक है, तुमने RH पॉजिटिव कंसीडर दिया तो भाई वो बनाएगी, ठीक है, इन हर ब्लड, उसके ब्लड में, इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी द RH बॉडीज फॉर्म द मदर। अब देखो मदर के अंदर क्या बनने लगे, RH एंटीबॉडीज बनने लगी, ठीक है। RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फ्यूटस, RH पॉजिटिव एंड डिस्ट्रॉय द फ्यूटल RBCs। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि RH नेगेटिव जो है वो अगर लीक कर भी गया फ्यूटस में RH पॉजिटिव के साथ, तो वो क्या करेगा भाई, डिस्ट्रॉय कर देगा जो आने वाला प्रेग्नेंट होगी ना, तो आने वाला जो फ्यूटस होगा उसको डिस्ट्रॉय करेगा, पहले वाले को नहीं, पहले वाला तो डिलीवर हो गया तुम्हारे को अच्छे से। एंड डिस्ट्रॉय द फ्यूटल RBCs, और वो फ्यूटल RBCs को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। दिस कुड बी फेटल टू द फ्यूटस और कुड कॉज सर्व एनीमिया, भाई एनीमिया हो सकती है उस फ्यूटस को, एंड जंडिस, और भाई जंडिस भी हो सकती है उस फ्यूटस को, ठीक है, और मर भी जाते हैं। आगे देखो, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी RBCs होती हैं वो टूटने लगती हैं, ब्लास्टोसिस का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है, वो टूटने लगेंगे और भाई तुम्हारा जो फीटस होगा वो ख़त्म भी हो सकता है, या उसे बीमारी हो जाएगी, एनीमिया या जंडिस, ठीक है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाई एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडीज़। भाई हम कैसे बच सकते हैं, अवॉइड कैसे कर सकते हैं, anti-RH एंटीबॉडीज़ के द्वारा टू दी मदर इमीडिएटली, तुरंत लगाएं आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। जैसे ही पहला बच्चा पैदा होगा तो तुरंत हमारे को ये इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगला जो बच्चा पैदा हो तब दिक्कत ना हो, ठीक है, उसको होगी दिक्कत, ये तो सही हो जाएगा लेकिन उसको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो भाई तुम्हारे एंटीजन सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और मिलते हैं अपना एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और अगर तुम्हारे को वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, और तुम अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो, समझ रहे हो, काफ़ी मेहनत करके बनाने में। तो सच्ची बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो में।